हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइव क्लासेस ली थी, जिसके अंदर हम लोग जो न्यू चैप्टर है, जो कि हमारा टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पहले जो इस वो चैप्टर का नाम था वो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। और मैंने बताया था कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो है बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो अलग अलग देशों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, और दूसरा हमने कहा था कि क्यों जो है भारत, चाइना, रशिया और इजराइल को एक सुपर पावर के रूप में देख रहा है। तो जिसमें से तीन जो है कि ईयू के बारे में, सार्क के बारे में, और हम लोग जो थे सार्क के बारे में, आसियान के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि लाइव ना होने के पीछे रीजन क्या है कि बहुत से बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप लोग जो बेसिकली अभी रिकॉर्डेड वीडियोस दीजिए, न्यू ईयर के बाद से आप लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो देखा मैंने लाइव क्लासेस में जो स्टूडेंट्स थे इतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो ज्यादातर डिमांड थी कि मैम इस साल जो है आप लोग रिकॉर्ड ही वीडियोस मैम दीजिए, न्यू ईयर से के बाद से आप क्या है लाइव आना स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है, चलिए अब लोग हम पढ़ना तो है आप लोगों ने, तो बच्चों की दूसरे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो कंटिन्यूअसली आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का ब्रिक्स करते हैं। तो ब्रिक्स मैंने कहा था ना, ये क्या है, एक एक्रोनियम है, और जिसमें कि जो ब्रिक्स है ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। लेकिन स्टार्टिंग में ये पहले ब्रिक था, बाद में इसको ब्रिक्स बनाया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये ब्रिक्स बना क्यों। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है क्यों बना। जैसे ईयू हमने पढ़ा था तो क्यों बना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी यूरोपियन नेशन है, स्पेशली जो वेस्ट यूरोपियन नेशन थे, उसको रिवाइव करने के लिए आपस में यूरोपियन कंट्री इकट्ठे हुए थे, और धीरे धीरे पहले इकोनॉमिकली इकट्ठे हुए, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली इकट्ठे हुए, और बाद में एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया ईयू के रूप में, जो कि सबसे ज्यादा मैंने कहा था ना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। उसी तरह से जो ब्रिक्स वो क्यों बना है, तो देखिए ब्रिक्स बनाने के पीछे जो रीजन है, कहीं ना कहीं यूएस हेजेमनी को रोकना है। कि हमने देखा कि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, जो एंड कहते हैं ना एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो बाइपोलैरिटी का दौर था कि दो सुपर पावर का दौर था, वो खत्म हो गया, और अब यूनिपोलैरिटी का दौर बेसिकली स्टार्ट हो गया। और वो कौन है? अमेरिका। तो जो यूनिपोलैरिटी के दौर में देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। एक देश अपना मनमानी कर रहा है, मोनोपोली कर रहा है, जिस देश में चाह रहा है सैंक्शन लगा रहा है, जो भी चाह रहा है वो कर रहा है, अपने हार्ड पावर, स्ट्रक्चर पावर, हर तरह के पावर को यूज कर रहा है। तो ऐसे में आपको पता है जो हमेशा नंबर 2 पे रहता है उसको हमेशा क्या होता है? खतरा होता है, कि वो हमेशा चाहता है कि मैं इस पावर को किस तरह से ग्रैब कर सकूं। तो रशिया, आपने देखा यूएसएसआर का जो सक्सेसर बना वो रशिया बना, और रशिया को नंबर 2 की कंट्री भी माना जाता है। हालांकि अब चाइना जो है काफी आगे निकल रहा है इस मामले में, लेकिन रशिया जो है बेसिकली उस टाइम की बात है कि रशिया जो है सेकंड बड़ी इकोनॉमी के रूप में देखा जाता था, और वो यूएसएसआर का भैया सक्सेसर भी था। तो ये रशिया ने ऐसा सोचा कि क्यों ना, जितने भी हम लोग इकोनॉमी है बहुत फास्टली, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम सब मिलकर, देखो अमेरिका को आज के टाइम में कोई एक कंट्री चैलेंज करे ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सबसे पहले सॉफ्ट पावर की बात करें तो उसने कल्चरल इतना इन्फ्लुएंस बना लिया हर देशों के अंदर कि अमेरिका को चैलेंज करना, अमेरिका से एक देश अकेले लड़ना वो बस की बात नहीं है। तो इसीलिए जितने भी बड़े बड़े डेवलपिंग नेशन है, देखो एक देश अगर अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होगा तो अमेरिका उसको बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे देश एक साथ जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज मिलेगा ही। तो एक यूनिपोलैरिटी का दौर था, उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट करने के, उसको रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत देश को पड़ी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो सिस्टम है, ब्रिक वर्ल्ड है, ये आपको देखना है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स जो वर्ड है वो जो 2006 में मैंने बताया ना कि जब यूनाइटेड नेशन में असेंबली में हुई, तो उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो देश के जो 4 बड़े बड़े नेता थे, पहले मैंने बताया ब्रिक था, जिसमें कि ब्राजील, बी फॉर ब्राजील है, कई बच्चे करते हैं कि ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन नहीं है, बी से ब्राजील है, रशिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देश के जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे वो आपस में मिले, इनफॉर्मली आपस में बातचीत किया, एक आइडिया डेवलप किया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, आपस में कंबाइन हो सकते हैं, जैसे ईयू है, आसियान है, सार्क है। तो उसी तरह से बना, और ये जो बातचीत है काफी सक्सेसफुली, और फाइनली 2009 में जाके ये क्या बन गया? एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं, जैसे ईयू देखा था ना कि एक मास्ट्रिच एग्रीमेंट के तहत बना था, आसियान जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन को बना था, तो ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना था, ये आपको याद रखना है। और इसमें 4 देश पहले शामिल थे। फिर 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ने भी इच्छा जाहिर की कि भैया वो भी इसका मेंबर बनना चाहता है, और फाइनली इसमें जो ब्रिक्स बन गया साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद। अब ये जो ब्रिक्स है इतना ज्यादा, मतलब इसकी बात क्यों हो रही है, क्यों इसको भी एक अल्टरनेटिव सेंटर्स के रूप में देख रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है
यहाँ पे लिखा ना कि ब्रिक्स इज द ग्रुप ऑफ 5 मेजर, लिखा ना कि ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग कंट्री विच टुगेदर रिप्रेजेंट 42%। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, 42% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरे विश्व की बात करें 200 से भी ज्यादा कंट्रीज है, लेकिन उस 200 में से केवल ये 5 देश है, BRICK। यस, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 देश है इनकी पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व की 42% पॉपुलेशन बहुत होता है। अप्रॉक्स मतलब 50% से थोड़ी सी कम पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि केवल 5 देश जो है इतना सारा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीडीपी की बात करें तो पूरे विश्व की जो जीडीपी इसको 23% जो है जीडीपी इन्हीं 5 देशों के पास है। टेरिटरी की बात करें 30% टेरिटरी इनके पास है। रशिया, आपको पता है सबसे बड़ा लैंडमार्क एरिया जो रशिया के पास है। चाइना कितना बड़ा देश है, कितनी तेजी से अपनी इकोनॉमी को भगा रहा है। भारत देख लीजिए, तो सारे जो डेवलपिंग देश है जो बहुत तेजी से ग्रो करे, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। और 80% जो कर रहा है, 18% जो है ग्लोबल ट्रेड का। देखो जो देश जितना ज्यादा इकोनॉमिकली ट्रेड में, अगर जीडीपी वाइज अगर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ईयू सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि ईयू के अंदर वेस्टर्न जितने भी डेवलप्ड नेशंस है वो उसके मेंबर बने। तो ये जितने ज्यादा देश सक्षम होंगे, जितने ज्यादा देश अमीर होंगे, पावरफुल होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये आपको पहले क्या करना है, पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म करना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रिक्स बना कैसे वो करना है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैंने बता दिया कि 42% पॉपुलेशन है इसके अंदर, 23% जीडीपी है, 30% टेरिटरी इनके पास है, और 18% जो पूरे ग्लोब में ट्रेड है उनका हिस्सा इनके पास है, इन 5 देशों के पास। और इसके बाद जो फॉर्मली इन्होंने, मैंने बताया ना कि 2009 में इनकी पहली मीटिंग हुई थी, और कहां पर हुई थी, रशिया में हुई थी, क्योंकि जो रशिया है वही चाहता था इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए ताकि यूएस को जो हेजेमनी है उसको चैलेंज किया जा सके। तो आपको फर्स्ट सबमिट कहां पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। और एक बता दूं कि 2019 में जो है लास्ट बेसिकली जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि उसके बाद 2 सालों से कोरोना के कारण हो नहीं रहा हो, तो ये आपको पता होगा। तो अब है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पहला है कि टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले देखो कोई भी चीज बनती है तो जो भी आपस में डेवलपमेंट करना है इकोनॉमिकली। दूसरा कह रहा है रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, ये भी चाहते थे, जैसे ईयू ने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स खत्म करा, तो चाहते थे ये जो 5 देश आपस में एक साथ एकजुट हुए हैं एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो इनके बीच जो ट्रेड, उनमें जो बैरियर्स है, जो भी इनके टैरिफ्स लगते हैं, जो भी इनके कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, उनको वो कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, ताकि फ्रीली ये लोग आपस में ट्रेड कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो पता ही है भैया, जब भी तक आप इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकते तब तक आपकी पूरे विश्व में जो एक पावर फुल ऑर्गेनाइजेशन रूप में आप उभर कर आ नहीं सकते। रिलेशनशिप अच्छा करना, और आपको पता होगा कि जैसे कि देखिए कि इंडिया भी इसका पार्ट है और चाइना भी पार्ट है। इंडिया चाइना में आप टेंशन्स भी बड़ी होते रहते हैं, तो ये एक ऐसा मंच भी बन जाता है जहां बाकी देश जो है इन मसलों पे बातचीत करते, दोनों देशों को समझाने की कोशिश करते, तो एक प्लेटफॉर्म भी बन गया कि अगर किसी देशों में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर बात करके वो लोग आपस में प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज करना, क्योंकि अब आपके पास लार्ज मार्केट हो गया, बड़ा मार्केट हो गया, ज्यादा बल्क में आप सामान बना सकते हो, तो ये सारे आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। और रिएक्ट टू टेररिज्म, देखो रिएक्ट टू टेररिज्म का मतलब क्या है कि अगर आपको पता है जो टेररिज्म है पूरा विश्व जो है, कोई भी देश इसको प्रमोट नहीं कर सकता। अगर एक देश को छोड़ दिया जाए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, बाकी कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं होगा जो इस चीज को प्रमोट करेगा। तो अगर कहीं पे भी कोई टेररिज्म अटैक होते तो उसकी कड़ी निंदा करना, उसके खिलाफ एक्शंस लेना, ये सब देशों का मेन उद्देश्य है। इन सब पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो एनवायरमेंट इश्यूज है, इन सब पे क्या करते हैं ये लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया किसी के भी जो इंटरनल मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरनल पॉलिसीज होगी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, समझा, किसी क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, इन सब चीजों पे कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ईयू के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, बहुत सारे एडवांटेजेस पड़े, तो वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस आई थी। यूरोस्पेक्टिज्म हमने पढ़ा था, कई बार उनकी फॉरेन पॉलिसी अपनी बदल जाती है, अलग अलग उनकी भी अपनी दिक्कत थी। लेकिन जो ब्रिक्स है वो, इनकी जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम है, देखिए जब एक कोई भी टीम बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो ये उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे, मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिक्स के जो भी मेंबर है वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि भैया हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करें। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब अपने अपने लिए काम करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में टीम की तरह काम करते हैं, सब इंडिविजुअल अपने अपने लिए खेलने लग जाए तो टीम का जीतना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। स्पेशली देखिए इंडिया और चाइना की हम बात करें तो चाइना तो आपको पता है किसी की नहीं सुनता, वो अमेरिका तक को भी चैलेंज कर देता है। तो अमेरिका जो चाइना का जो एक रवैया है
जो इसे कह सकते अड़ियल रवैया, धोखेबाज रवैया, कथनी और करनी में जो अंतर है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पिछले जो टर्म्स में देखा था कि ठीक है पंचशील एग्रीमेंट साइन भी कर लिया, उसको उसने तोड़ भी दिया। तो ये जो चाइना का रवैया है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वही है कि द डोमिनेंस ऑफ चाइना इकोनॉमी, जो चाइना है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, वहां पे हर चीज में अपनी इंटरफेरेंस करता है, मतलब जो कहता है वो करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर देश अपनी अपनी डेवलपमेंट के पीछे जो लगा है, जिसके कारण ब्रिक्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ब्रिक्स कंट्री लाइक म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए कि ये जो ब्रिक्स देशों ने बनाया क्यों था कि हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ मार्केट को लार्ज करेंगे। बट ब्रिक्स के देशों के साथ जितना ट्रेड होता है उससे कहीं ज्यादा नॉन ब्रिक्स के जो मेंबर है उनके साथ इनका ट्रेड होता है। तो ये आपस में जो चीज सोच के आपस में कोलैबोरेट हुए थे, एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसको तो कोई भी देश यूज ही नहीं कर पा रहा है। तीसरा, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। इनके जो कल्चर है हर देश का अलग है, रशिया का अलग है कल्चर, चाइना का अलग है, इंडिया का अलग है, साउथ अफ्रीका का अलग है, ब्राजील का अलग है। तो सभी देशों के कल्चरल डिफरेंसेस के कारण भी देशों में आपस में जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो ये इतना ही आपके लिए जो है ब्रिक्स टॉपिक इस साल इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने कुछ खास नहीं है। तो पहले ब्रिक्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन कौन से देश है इनमें। 2006 में एक आइडिया डेवलप हुआ था, फिर धीरे धीरे आइडिया जो है मतलब अच्छा लगा, इस पे बातचीत हुई और फाइनली 2009 में उन्होंने ब्रिक्स की फर्स्ट जो है समिट हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद हर साल अलग अलग देशों में क्या होती है, इनकी मीटिंग्स होती रहती है। लास्ट जो मीटिंग 2019 में हुई थी, मतलब हम कहते हैं ना फेस टू फेस जो मीटिंग हुई थी, बाकी वर्चुअली मीटिंग हो रही है क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा है। फिर मैंने देखा पहले ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर ब्रिक्स बना। फिर मैंने बताया कि इसमें जो है भैया इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसमें जो 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज है वो आपस में कंबाइन हुए, उसमें से पॉपुलेशन इतना है, जीडीपी इतना है, वर्ल्ड ट्रेड टेरिटरी, ये सब। फिर मैंने उसको ऑब्जेक्टिव बताया, फिर उसकी अपनी लिमिटेशन बताई कि ब्रिक्स की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी, अपनी कुछ डिफिकल्टीज भी है, पर वो डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है जो ब्रिक्स को कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस कह सकते हैं ना, कि बाधा उत्पन्न करते एक सक्सेसफुल रूप में उभर कर आने में। तो इसके साथ ही हमारे चारों जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें हमने ईयू, आसियान, सार्क और ब्रिक्स हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन 4 देशों के बारे में, क्योंकि माना जाता है देखिए अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। सबको पता है अमेरिका को आज हेजोमनी में हम लोग जी रहे हैं, हालांकि वो चैप्टर कट चुका है आपका। चाहे वो कल्चरल हेजोमनी हो, चाहे वो हार्ड पावर हो, चाहे सॉफ्ट पावर हो, हर कोई उसी की हेजोमनी में रह रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर अमेरिका सुपर पावर है, सब मानते, पर और बाकी किन देशों में पोटेंशियल है कि भविष्य में भैया ये भी नंबर 1 पर आ सकते हैं? कौन देश इतना तेजी से डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है कि हो सकता है कि 20-25-30 साल के बाद जहां पे अमेरिका है वहां पे वो दूसरा देश उस पोजीशन पे आ जाए। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम, इसमें इंडिया का नाम आता है, चाइना का नाम आता है, रशिया का नाम आता है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा भैया इजराइल इतना छोटा देश, जिसको वर्ल्ड मैप पे देखेंगे इतना छोटा दिखता है, उसका नाम क्यों है? तो वो सारी जो कहानी है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया के पढ़ेंगे कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड इमर्जिंग सुपर पावर। इंडिया को क्यों उभरता हुआ सुपर पावर, महाशक्ति कहा जाता है। देखो ना, इंडिया को विश्व गुरु भी कहा था भैया, विश्व को मार्ग दिखाने वाला। तो रीजन क्या है, क्यों इंडिया को ऐसा कहा जाता है? तो पहले लिखा है डेमोग्राफिक फैक्टर। या डेमोग्राफिक फैक्टर, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो हमको पता है कि पूरे विश्व की जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसके पास है? इंडिया के पास है। नंबर 1 कौन? चाइना। वो खुशी की बात है, हम नंबर 1 हो जाएंगे क्योंकि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर काफी कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन को। बस बहुत जल्दी हम लोग नंबर 1 आने वाले, फिलहाल अभी नंबर 2 पे खुश है। दूसरा है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अबाउट 50% ऑफ बिलो एज 24। भैया खुश इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है, 50% जनसंख्या जो 24 साल के एज से भी कम है, जिसके पास यंग पॉपुलेशन है भैया उसका देश का फ्यूचर वैसे ही बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं वो देश की डेवलपमेंट में, देश को आगे ले जाने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। घर के अंदर ही जो यहाँ पे यंग लोग ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है वहां की डेवलपमेंट ज्यादा होगी, वो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा पैसा करेंगे, तो देश का विकास होगा और घर का विकास होगा। चाइना के पास, जापान की प्रॉब्लम क्या है, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज लोग ही ज्यादा है, समझा, बूढ़ों की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया को अच्छी जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। दिस प्रोवाइड द नेशन विद अ लार्ज वर्क फोर्स फॉर मैनी ईयर, हेल्प इन इट्स ग्रोथ। और देखते विश्व में कहीं पे भी कोई भी देश उठाकर देखो तो भारत के लोग हर जगह अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठे हुए, हर जगह अच्छा अच्छा अपना काम कर रहे हैं, जो कि भारत को एक अच्छे देश के रूप में, अच्छे स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में भारत जो काफी ज्यादा ग्रो डेवलप कर सकता है। दूसरा भारत की बात करें भैया, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिकली भारत जो क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। फूड के मामले में अगर चाइना के बाद भारत का नंबर ही आता है, तो जब आप चीजें ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे, ज्यादा बनाओगे, तो सीधी सी बात है आपका वर्ल्ड में
नेक्स्ट इज स्टेबल डेमोक्रेसी। आपको पता होगा, हमने अभी आगे में पढ़ेंगे साउथ एशियन नेशन के अंदर कि जितने भी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, भारत एक ऐसा देश है, श्रीलंका भी है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे आजादी से लेकर सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक वहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चल रही है। बाकी देशों में आपने देखा, जैसे पाकिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा, वहां पे कभी मिलिट्री रूल कर लेती है, कभी वहां पे डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इजीली वहां पे हटा के फेंक दिया जाता है। पर भारत जब से आजाद हुआ है, हालांकि भारत की डेमोक्रेसी पे बहुत क्वेश्चंस लगे थे पॉलिटिकल साइंस में, और आगे हम पढ़ेंगे, तो डेमोक्रेसी में क्वेश्चन मार्क तक भारत क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुली चला पाएगा? क्या भारत जैसे देश जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग इतने इलिटरेट है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी इलेक्शन जैसी चीजों को मतलब भी हो पाएगा? लेकिन आपने देखा ना केवल मतलब हुआ, बल्कि इतने सालों से सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चल रही है, जो एक बहुत ही ज्यादा एक रिप्रेजेंट करता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है अपने आप में बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्टफुल चीज है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा भारत ने काफी ज्यादा, जब से देश में 1991 के बाद से भारत ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। वैसे जैसे मोदी सरकार है तब तो और भी ज्यादा काम बढ़ रहा है। शहरों की बात करें, आपको पता है चाइना ने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया था, और इसीलिए आपको पता है चाइना ने जैसे कि रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गए, पोर्ट्स हो गए, इन सब चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब चीजों पर बहुत काम किया और जल्दी से इनको डेवलप किया। क्योंकि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है वो कहाँ पे पैसा लगाना चाहता है, जहां पे ऑलरेडी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। भारत को हालांकि थोड़ी लेट समझ में, इसीलिए भारत में थोड़ा सा डेवलपमेंट भी जो चाइना से पीछे हुआ है। तो अब जो भारत है इस चीज को समझ चुका है, अब इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स जो भारत में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए हो रहे क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत की बहुत ज्यादा अच्छी है। बैंगलोर को जाकर देखो तो आपको समझ में आएगा किस तरह से काम हो रहा है। नेक्स्ट मिलिट्री फोर्स। भारत की जो आर्मी है, आपको पता है जब भारत की जो आर्मी दूसरे देशों से ट्रेनिंग करते, प्रैक्टिस करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे भारत के जो सिपाही है उनमें कितना ज्यादा जज्बा है, कितना ज्यादा जुनून है, कितने ज्यादा वो कैपेबल है अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो देखो कोई भी कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास देश का जो मिलिट्री है अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, उसमें नेशनलिज्म की भावना नहीं होगी, तो वो देश कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान की जो आर्मी है बिना लड़े हुए सरेंडर कर दिया, जिसके कारण जो है आपने देखा तालिबान ने उनपे कब्जा कर लिया। हमारी जो आर्मी है उसमें मतलब इतना ज्यादा जज्बा है उनके अंदर, इतने ज्यादा वो कैपेबल है, इतने ज्यादा वो स्ट्रांग है कि हमारा देश इसीलिए आज सुरक्षित है, हम सब अपने घर में महफूज है। तो ये एक मिलिट्री फोर्स जो कि भारत का आर्मी को दूसरे देश भी इसका लोहा मानते हैं। नेक्स्ट है टूरिज्म। देखिए भारत के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां जो एक अट्रैक्शन का केंद्र है। भारत बहुत ज्यादा टूरिज्म से पैसा कमा रहा है। हमारे यहाँ पे इतने मॉन्यूमेंट्स है, इतने नेचुरल सीन है, जिसके कारण जो विदेशों से बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो ये चीज है जहां से हम बहुत अच्छा खासा टूरिज्म के द्वारा फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत इसमें भी काफी आगे आ रहा है। आपने देखा इसरो जो है साइंस कितना नए नए जो है इनोवेशंस कर रहा है, नई नई चीजों पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और भारत सरकार में जब से मोदी गवर्नमेंट सरकार आई है तब से इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। इससे पहले जो सरकार थी वो इन चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, उन चीजों पे मतलब कम इतना मोटिवेट नहीं करती थी, लेकिन अब जो है चीजें बदल चुकी है। नेक्स्ट है फॉरेन रिलेशन। देखिए भारत की एक चीज है कि अब आप देखते हो कि मोदी के आने के बाद हमारे विदेश में जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनसे आप बात करो या उनके इंटरव्यूज देखो तो वो क्या कहेंगे कि मोदी के आने के बाद हमारे विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ गई है। अभी आपको पता होगा सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन तो उन्होंने उनके टाइम पे एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अब हम विश्व में कहीं पे भी होते हैं ना, हम अगर लगता है कि हम फंसे हुए हैं तो हमें इतनी जरूर भरोसा है कि अगर हम भारत सरकार को आग्रह करेंगे, उनसे उनको पता चलेगा, वो कोने से भी क्या करेंगे, हमको उठाकर ले आएंगे। तो ये जो भरोसा है ये जो बहुत बड़ी चीज है। तो इसी कारण से क्योंकि अब हमारे जो फॉरेन रिलेशन है, हमारी डिप्लोमेसी है, बहुत ही खतरनाक हो रही है। किस देशों से कैसे रिलेशनशिप बनाना है। आप देखो अमेरिका जो है, पहले हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब देखो मोदी सरकार के आने के बाद कितने अच्छे रिलेशन हो गए। चाहे वो हमारे रशिया के साथ रिलेशन हो, इजराइल के साथ रिलेशन, तो फॉरेन जो पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशन है, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। नए नए हमारे पार्टनर्स बने, बिजनेस पार्टनर, काफी सारे जो इन्वेस्टर्स है भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये सारे चीजें भारत को सुपर पावर कहीं ना कहीं बना रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स उसको करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इजराइल को। भैया इजराइल क्यों? ठीक है, भारत तो लैंड भी उसके पास बहुत ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन भी यंग पॉपुलेशन है, उसका जीडीपी बहुत बड़ा है, डिप्लोमेसी है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन वो तो चलो मानते। लेकिन जो इजराइल जो कि 1948 से पहले भैया वर्ल्ड मैप पे दिखता भी नहीं था, उसको हम क्यों बोल रहे कि वो भी एक अल्टरनेटिव सेंटर्स पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, उसमें इतना कैपेबिलिटी है, तो उसको हमने ऐसा क्यों बोला? देखिए इजराइल के ऊपर अभी मैं शॉर्ट में ही बात करूंगी, बाकी मैंने इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, मुसाद की, उनके कौन कौन से ऑपरेशंस है, ये सब जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ।
जो पुरानी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, उनका थंडरबोल्ट और बड़े सारे जिन्होंने जो ऑपरेशंस किए उनके बारे में आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और पता चल जाएगा कि आखिर इजराइल को इतना ज्यादा पावरफुल क्यों कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम शॉर्ट में ब्रीफली पढ़ रहे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इजराइल है, मैंने बताया 1948 से पहले वर्ल्ड मैप पे था भी नहीं, लेकिन 1948 में ये जो इजराइल है एक देश बना। आपको लगेगा भैया ये देश कैसे बना, क्योंकि ये जो कैसे बना, कहाँ से आया देश, तो इसकी छोटी सी मैं स्टोरी बताई थी, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा इजराइल के बारे में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इजराइल है क्या। देखिए, आपको इजराइल में ज्यादातर जो लगते हैं ज्यूज लोग, जिन्हें यहूदी बोलते हैं, और यहूदी धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है, मतलब इस्लाम से भी पहले है। लेकिन इतने दुर्भाग्य की बात है कि उनको कहीं पे भी जगह नहीं मिली अपने देश को बसाने के लिए। यहूदी आज भी है, उनकी जो कम्युनिटी बहुत छोटी है, अब अलग अलग देशों में भी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या कि ब्रिटेन के जो, आपको पता है ब्रिटेन जो है हमेशा से उसको लड़ाई लगाने में बहुत मजा आता है। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई लगा दी उसने। यहाँ पे भी यहूदियों को बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुमको भैया बसाएंगे, और कहाँ ले जाके बसा दिया उनको, फिलिस्तीन के पास जाके बसा दिया। आपको ये पता होगा। और वो जिसके कारण जो यहूदी और जो फिलिस्तीन है लड़ते रहते हैं, अरब इजराइल वॉर, ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल भी पढ़ लेते हैं छोटा सा। तो जिसको वहां पे जाके बसा दिया गया उनके देश में, और धीरे धीरे ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, आपको पता होगा जो आइंस्टाइन है वो यहूदी के ही थे। अमेरिका का और इजराइल का शुरू से बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये लोग जो होते हैं, यहूदी की कम्युनिटी बहुत छोटी, पर वो इतने स्किल्ड, इतने टैलेंटेड, इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, कि आपको पता है ना क्वालिटी जो जन वो है पॉपुलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इनसे कहीं ना कहीं हमको सबक मिलती है। क्वांटिटी होना बड़ी बात नहीं है, कम क्वांटिटी भी है, बट वो प्रोडक्टिव है, वो अगर एफिशिएंट है, वो टैलेंटेड है, वो स्किल्ड है, तो वो बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज हमको समझ में आती है इजराइल को देख के, कि क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। तो अब यहाँ पे बताइए इजराइल को पावरफुल नेशन क्यों कहा गया है। बाकी इजराइल के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको इजराइल की हिस्ट्री समझ में आए कि क्यों इजराइल, जो मैंने उसमें बता रखा कि हिटलर जो है भैया उसे बहुत नफरत करता था, क्यों नफरत करता था, इतना ज्यादा यहूदियों क्यों परेशान किया गया। तो यहाँ पे है कि वाई इजराइल इज कॉल्ड द पावरफुल नेशन। तो पहला है कि बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए, जो देश टेक्नोलॉजी, और आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो जो टेक्निकली बहुत साउंड होगा, जो देश जो नए नए इन्वेंट करेगा, इनोवेशन पे ध्यान देगा, सीधी सी बात है वो तो सुपर पावर की कैटेगरी में अपने आप ही आ जाएगा। कहते इजराइल आर्मी इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड। ये इतनी ज्यादा कैपेबल है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इजराइल हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद। मैंने बताया मुसाद के जो कारनामे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुसाद के बारे में। कहता है कि भैया ये अपने दुश्मनों को ना तो कभी माफ करते और ना ही कभी ये भूलते हैं। बदला तो ये लेकर रहते दुनिया में, आप किसी कोने में घुस जाओगे ये वहां से अभी आपको खोज कर अपना बदला जरूर लेंगे। इसीलिए मुसाद से लोग बहुत डरते हैं। कह रहा है विच वेट फॉर इट्स इंटेलिजेंस ऑपरेशन एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन अराउंड द ग्लोब। बता ना इनकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं भी बहुत काम करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोसाद में काम कर चुके वो देश के जो रहते हैं ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो हमारी तरह नहीं है कि अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे जो नेता ही बनता भैया उसके लिए भी एक अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, उनके पास भी टैलेंट होता है, वो भी एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है। तो कह रहा है कि इजराइल की बात करें तो कह रहा है सेकंड अमंग द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टअप इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप है यूएस के बाद कहां पर है, इजराइल के अंदर है। नए नए जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, नए नए जो चीजों पे काम करते हैं। कह रहे इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट द वर्ल्ड। अब भारत सोचो इतना बड़ा देश है, वो भी इससे डिफेंस गुड्स को लेता है। सोचो भारत कितना पुराना देश है, उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कितना बड़ा देश है, लेकिन अभी भी जो मान लो कि रशिया सबसे ज्यादा हम लेते हैं डिफेंस गुड्स, और सेकंड जो है हम कहां से लेते हैं, इजराइल से लेते हैं। कह रहे इजराइल द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट द वर्ल्ड। इजराइल रैंक एट 18th स्पॉट ऑन द यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इतने बड़े बड़े पावरफुल देश है, लेकिन इजराइल का नंबर 1 है, नंबर जो 18th नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि वो ह्यूमन के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है वहां से बात करें तो। और नंबर 1 पे है R&D के मामले में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में बात करें तो भैया नंबर 1 पे आते हैं। सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर जो दुनिया को सप्लाई करते हैं वो यही करते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल रैंक 8th प्लेस यूएन मोस्ट पावरफुल नेशन। 8वें नंबर पे आते हैं पावरफुल नेशन की बात करें, जबकि इतना छोटा सा देश है। कह रहा है कि इजराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ कंप्लीट नेशन वाइड कवरेज ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब देखो इसको जरूरत भी है, क्योंकि आप देखते हो जिसके पड़ोस में कितने भी मुस्लिम देश है, अरब देश है, वे अरब देश आने मिल जाते हैं, इस पे एक नहीं कितने कितने बार अटैक कर चुके हैं। तो इसीलिए इसने क्या कर रखा है, अपना जो मिसाइल अटैक कर रखा है कि ताकि पूरे ही कंट्री को ऐसा बचा रखा है कि इनके जो सर्वेलेंस होते हैं इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि दूर से ही वो क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, अपनी कंट्री को एक तरह से समझिए
मतलब पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो कि उनकी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचा सके। छोटा सा देश है तो शायद वो कर भी सकते हैं, भारत जैसे बड़ा देश है तो करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से उन्होंने अपने को जो प्रोटेक्ट कर रखा है, ये एक बहुत ही ज्यादा उनकी सक्सेस कह सकते हैं। तो अब आपको एक बात पता होगा कि भारत के साथ और इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है, लेकिन स्टार्टिंग में जो भारत है वो इजराइल के साथ दोस्ती करने से डरता था। क्यों डरता था? अरब देशों की वजह से, क्योंकि अरब और इजराइल में आपको पता है कभी नहीं बनती। अरब लोगों का कहना है कि भैया जबरदस्ती यहाँ पे इजराइल हमारे देश में घुस गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो है बढ़ा ली पॉपुलेशन और धीरे धीरे हमारे देश को इन्होंने एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण इनकी हमेशा से बनती नहीं है। ये लोग हमेशा से इजराइल को अपना एक देश भी नहीं मानते और इसीलिए भारत में जो है बहुत सारे, आपको पता है कि सऊदी अरब में लोग काम करने के जाते हैं, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है। अगर हमने इजराइल से दोस्ती कर ली तो भैया यहाँ पे अरब देश हमसे नाराज ना हो जाए, जिसके कारण हम इनसे दोस्ती करने से बचते रहे। और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसको पता था कि जो भारत की दोस्ती उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता नहीं वन साइडेड, जो एक तरफा प्यार ये भारत से करता रहा। जब जब भारत को जरूरत पड़ी तब तब ये भारत के लिए खड़ा रहा। और आपको पता होगा कि चाहे अमेरिका से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कई बार अमेरिका ने इसको मदद करने के लिए मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने भारत की जब भी जरूरत पड़ी, इजराइल वन साइडेड मतलब एक तरफा प्यार के साथ वो खड़ा रहा, भारत की मदद करता रहा। लेकिन कहते हैं ना जब प्यार सच्चा हो तो भैया वो मिलता ही है। तो जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब इजराइल और भारत की जो दोस्ती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, बहुत ज्यादा मजबूत हुई। हालांकि वैसे भी जब जब बीजेपी की सरकार आती थी तब तक इजराइल से अच्छे रिलेशन हो जाते थे, जब कांग्रेस की सरकार आती थी तो रिलेशनशिप थोड़े रुक जाता था, क्योंकि आपको पता है कि जो कांग्रेस लोग पार्टी है वो मुस्लिम लोगों को ज्यादा खुश करना चाहती है। तो ये सारे रीजन थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। दोनों ही देश के जो नेता है आपस में जाते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा अभी चल रहा है और इजराइल जो है इसीलिए इसको पावरफुल देश कहा गया। अब आता है भैया कि चाइना को क्यों सुपर पावर कहते हैं। भैया चाइना को तो बोलेंगे ही ना, चाइना जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जाइंट, आपने अब देखा ना, आपकी बुक में एक बना हुआ है कि चाइना जिस गति से बढ़ रहा है, जाइंट के दिखाया गया और उसमें अमेरिका की लिटिल मैन लिखा है, उसको रोक रहा है, फोटो में आपने देखा होगा। अमेरिका जिस गति से जिस रेट से डेवलप कर रहा है ना, वो एक अमेरिका के लिए भी भैया खतरे का सिग्नल है। उसे भी डर है कि कहीं वो हमारी बराबर ना हो जाए, हमसे आगे ही ना निकल जाए। तो ऐसा हुआ क्या चाइना के अंदर, क्योंकि देखो भारत, पाकिस्तान और चाइना ये सब देश जो है, इजराइल भी ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आजाद हुए थे और एक ही टाइम पे अपने आप को इकोनॉमी को रिवाइव करना स्टार्ट किया था। बट ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतने ज्यादा आगे निकल गया, तो 1981 के बाद चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया कि चाइना को आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाइना इज अ कंसिडर किंग ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो हमको पता है भैया पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट कंट्री कौन है, वो चाइना है। कह रहा है एज इट कंट्रीब्यूट मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट। पूरे विश्व में जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा, जो एक अकेला देश 25% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना की इकोनॉमी का, अभी कोरोना में सभी की इकोनॉमी कितनी गिरी है, बट चाइना की इकोनॉमी भैया जिस गति से भागी है वो आप लोग के सामने एग्जाम्पल है। यार इन अर्ली 1980s एरा चाइना बिगन टू प्रमोट इंडिजिनियस प्रोडक्ट। इंडिजिनियस मतलब अपने घरेलू बने हुए सामान, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी का ना वोकल लोकल फॉर वोकल का जो एक नारा दिया था कि भैया स्वदेशी अपनाओ, घर के बने हुए सामान बनाओ, ये उन्होंने 1980s में ही कर लिया था। इन दिस वे दे स्टार्टेड देयर वोकल फॉर लोकल स्ट्रेटेजी लॉन्ग बिफोर अस। ये वोकल फॉर लोकल का जो अब नारा मिला है हमको, भारत ने अब सीखा है, वो तो भैया 1980 में ही स्टार्ट कर चुके थे। लोकल को प्रमोट करो, अपनी चीजों को प्रमोट करो। तो आपको देखा ना कि अमेरिका कोई ऐप बनाता है, उसके बाद हम यूज करते हैं, देश में उसको यूज करता है, बट चाइना कभी दूसरे का कोई यूज नहीं करता है। वो देखता है दूसरा क्या बना, उसका नाम बदल के अपनी ऐप बना लेता है। आपको पता होगा पेटीएम मेरा नहीं चलता है, वहां पे वीचैट चलता है, यहाँ पे व्हाट्सएप तो वहां पे अलग चलता है। तो जितने भी ऐप है वो खुद ही अपना बनाते हैं, दूसरे का कोई यूज नहीं करता। वो कह रहा है चाइना इज वेल नोन फॉर द मासिव प्रोडक्शन विच सपोर्ट्स द लार्ज एक्सपोर्ट। ये भी पता है, मैंने आपको बताया कि चाइना जो है बल्क में प्रोडक्शन करता है और यही रीजन है कि चाइना का जो पर यूनिट कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है और इतना सस्ता होता है कि कोई भी देश उसके आगे टिक नहीं पाता कंपटीशन में और वो मार्केट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। कह रहे चाइना इज स्टेबल गवर्नमेंट विच ट्रैक द ग्लोबल बिजनेस। देखिए यहाँ पे क्या आपको पता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1949 में, और आपको देखा होगा कि यहाँ पे जो सरकारें हैं बार बार गिरती नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे सरकार जनता को पसंद आए चाहे ना पसंद आए, डिक्टेटरशिप है, वहां पे सरकार चलती रहेगी। सरकार अगर सेम रहेगी, सरकार नहीं बदलेगी, सरकार की पॉलिसी नहीं बदलेगी, इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे जो सरकार, मान लो भारत में क्या हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदल जाती है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे डरते हैं कि 5 साल के बाद दूसरी सरकार आएगी तो भैया उनकी पॉलिसी बदल जाएगी, उनके साथ फिर से उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगेगा या हो सकता है उनकी अच्छी रिलेशन ना बने। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और 3 सालों से चली आ रही है।
तो स्टेबल जो है सरकार है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आने के लिए। कह रहे चाइना बिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड प्रोवाइड द चीपेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। तो चाइना हमको पता है नंबर 1 पे है, इतने लेबर अवेलेबल है जिसको प्रॉपर यूज करके, लेबर को यूज करके वो लोग क्या करते हैं कि पर कॉस्ट जो है बहुत ही कम रेट में सामान बना लेते, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है वहां का। हमारे यहाँ पे क्या जो लेबर है इतने स्किल्ड नहीं है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन चाइना में पता नहीं बताया उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छी है, वहां पे बचपन से प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, हमारी तरह नहीं कि बिना साइंस लैब में ले जाए भैया सारी साइंस उनको समझा देते हैं। वहां पे क्या होता है कि प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो बचपन से जो लेबर है एक स्किल्ड लेबर, टैलेंटेड लेबर पैदा होता है, और जिसके कारण जो उनकी जो काम कैपेबिलिटी स्किल्ड बहुत ज्यादा होती है। कह रहे चाइना हैज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट टू बिजनेस ग्रुप। भैया हम अब लोग देख रहे हैं कि ठीक है कि मेट्रो आएगी या बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन चाइना बुलेट ट्रेन कब का वो ला चुका है, तो समझ सकते हैं आप उसकी अभी मतलब चाइनीज कंपनी है इकोग्रीन, आपने नाम सुना होगा, वहां पे किसी से बात हुई थी, मतलब वो पर्सन जो है 35-40 के अराउंड होगा, उससे पूछा कि भैया लाइट कभी जाती है चाइना में, उसने कहा जब मैं छोटा था तब आती होगी, अब तो इतने सालों में मैंने कभी लाइट को जाते हुए नहीं देखा। तो आप समझ सकते हो वहां भिखारी भी वीचैट लेते, समझ में आया ना, उनका स्टैंडर्ड इतना आता है। वो नॉन कैश जो है जो अब हमारे देश में स्टार्ट हुआ मोदी सरकार के आने के बाद कि भैया वोकल फॉर लोकल करना है, अपनी चीजों को प्रमोट करना है, कैशलेस इंडिया बनाना है, ये सब चाइना पहले ही कर चुका है स्टार्ट, समझ आया, बहुत पहले कर चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो वहीं पे लिखा है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अगर किसी भी इन्वेस्टर को पहले से ही अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, 24 घंटे पावर मिले, सीधी सी बात है वो एक अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा और वहां पे इन्वेस्टर अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे। तो कह रहे हैं चाइना के एजुकेशन सिस्टम हैव बीन एफिशिएंट इन स्किल डेवलपमेंट। मैंने बताया कि यहाँ हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है, बेटा रट ले, तू ज्यादा रट लेगा तो फर्स्ट आ जाएगा, तू कम रटेगा सेकंड आएगा, तू नहीं रट पाएगा तो फेल हो जाएगा। प्रैक्टिकल नाम की यहाँ पे चीज नहीं है। अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार हो रहा है। जब से एमसीक्यू पैटर्न किया मुझे बहुत अच्छा लगा था, अब इसमें बच्चा हर एक चीज को पढ़ता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन देना चाहिए जो उसकी रियल लाइफ में काम आए। सिर्फ बेटा ये रट लो, ये कर लो, वो है बेटा रट के करेगा क्या, रट के कोई आपकी इंटेलिजेंस से कोई नॉलेज तो नहीं बढ़ी ना, सिर्फ रटना है तो वो किताब तो है वो देख लेंगे। तो वहां पे ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाती, वहां पे उनको प्रैक्टिकली चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चाइनाज इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग हेल्प चाइना टू सेल्फ प्रोटेक्ट वर्ल्ड वाइड। चाइना की क्लस्टरिंग मतलब होता है कि एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है वो उनके सराउंडिंग उनको बता देना। जैसे मान लो एक इंडस्ट्री है तो उसको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको बैंकिंग चाहिए, उसको इंश्योरेंस कंपनी चाहिए, तो वो सब आसपास बिठा देना ताकि उनकी और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। भारत ने भी सब सीखा है, बट धीरे धीरे बहुत बात सीखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन चाइना गवर्नमेंट वर्क क्लोजली विद इंडस्ट्री एंड इट्स पार्टनरशिप हैज बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर द चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो चाइना गवर्नमेंट का क्या रहेगा, वो चाइना की इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, उनको देश की जनता को खुश नहीं करना है। हमारे देश में क्या है, ये सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी निकाली, भैया किसान नाराज हो गए, मजदूर नाराज हो गए, ये ग्रुप नाराज हो गया, विपक्ष ये कर रहा है, तो सरकार चाहकर भी बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर पाती क्योंकि भैया आम जनता जो है उन्हीं से वोट लेने जाना, वो नाराज हो जाएगा तो अगली बार उनको सरकार भी नहीं आएगी। आज सोचिए कितने साल पहले जब हम लोग छोटे होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने इतने सारे काम किए 1999 में, सोचिए कि कितने साल पहले, उन चीजों को आज मोदी सरकार कंप्लीट कर रही है। अगर हमने हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे, हम लोग तो वोट ही नहीं दे सकते थे, हमारे पेरेंट्स ने अगर अपनी इंटेलिजेंस दिखाई होती और वहां पे अटल जी को रिपीट किया होता तो शायद हमारा देश कहीं आगे होता, लेकिन नहीं। हमारे देश के लोगों को, हमारे पूर्वजों को अटल जी के काम समझ में नहीं आया और आलू प्याज के चक्कर में भैया उन्होंने उनकी सरकार गिरा दी। तो कांग्रेस को ये चीज बड़ी अच्छी समझ में आती थी कि ठीक है भैया लोगों को गरीब रखो, मूर्ख बना के रखो और इलेक्शन टाइम पे 50 पैसे गेहूं और 1 रुपए किलो चावल दे दो, वो खुश हो जाएंगे और वोट हमको देंगे। तो ये पॉलिसी कांग्रेस ने बनाई रखी, बेफ को बनाए रखा और जिस कारण देश कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाया। बट चाइना में क्या, वहां पे लोगों से वो खुश करना एम नहीं है, वहां पे इकोनॉमी को डेवलप करना मेन एम है। तो यहाँ पे जो सरकार होती है वो पार्ट बिजनेस के साथ, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ क्या करती है, खुद जाती है। समझ, जैसे कि अभी पता है बांग्लादेश उसके साथ, श्रीलंका के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना था, तो बिजनेसमैन को खुद चाइना के जो राष्ट्रपति थे वो उनके साथ गए, डील कराई और अपने देश में वापस आए। अगर हम मान लीजिए कि मोदी सरकार कभी अगर मुकेश अंबानी के साथ ऐसा कोई डील करके इंडिया आएंगे तो भैया उनको गालियां पड़ने लग जाएगी, समझ में आए कि नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा बुराइयां होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे टांग किसाई होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या है कि काम करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हर को किसी को बोलने की आजादी है, चाइना में बोलने की आजादी नहीं है। तो कई मैंने कहा था बोलने की आजादी है, इसके बेनिफिट्स है, तो भैया इसके डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है, जिसका जो मन करे यहाँ पे आके बोल सकता है। तो चाइना में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है चाइना हैज गॉट बोथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। कि चाइना के पास एक्सपीरियंस भी और जो लेबर है बहुत एक्सपर्टाइज है, जिसके कारण कहना हैड बीन एबल टू अट्रैक्ट द ग्लोबल जाइंट फॉर द प्रोडक्शन इन चाइना। जिसके कारण चाइना का जो प्रोडक्शन है
वो इतने बड़े लेवल पे, इतने मासिव लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो जिसके कारण ये सारी चीजें जिस कंट्री के अंदर अवेलेबल होगी, सरकार स्टेबल होगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, लेबर एफिशिएंट होंगे, समय एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो वो देश को आगे बढ़ने से तो कोई रोक भी नहीं सकता। यहाँ पे मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रही हूँ, चाइना कोई मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत का दुश्मन है या भारत के साथ कुछ भी गलत करेगा तो हम उसकी कभी तारीफ नहीं करेंगे, बट जो उसकी सच्चाई है वो हमको जानना पड़ेगा ही कि क्यों चाइना उभर कर आगे देश में, विश्व में आगे बढ़ने के लिए, सुपर पावर बनने की रेस में है। चलिए अब हम बात करते हैं रशिया की। तो यहाँ पे कह रहा है कि रशिया क्यों कहा गया, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड नंबर पे पहले जो यूएसएसआर था उसी का सक्सेसर रशिया है। तो रशिया का सबसे बड़ा रीजन क्या, रशिया का लैंड मास। हमको पता है रशिया के पास पूरे विश्व का में सबसे नंबर 1 पर एरिया वाइज एक जगह की बात करें, सबसे ज्यादा लैंड एरिया किसके पास, रशिया के पास है। मिलिट्री रशिया की बड़ी स्ट्रांग है, पता है आपको, यूएसएसआर में रेड आर्मी के नाम से जाने जाते थे। सेकंड पावरफुल कंट्री, देखा ना कि रशिया इज द सेकंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका। अमेरिका के बाद कोई पावरफुल नेशन है तो रशिया है। और आपको पता होगा कि जब शॉक थेरेपी देखा था 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो 1991 से लेकर 2000 तक ये 10 साल जो थे रशिया के लिए बड़े बुरे टाइम थे। और लेकिन जब से व्लादिमीर पुतिन फिर से वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं, वो अभी भी हैं, तब से उनकी जो पॉलिसी है जिनके कारण काफी हद तक रशिया ने फिर से रिवाइव किया, इकोनॉमी में सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आया। तो कह रहे रशिया की जो वेल नोन है उसकी डिप्लोमेसी, उसका जो डिप्लोमेसी का है ये एक बहुत ही उनकी मजबूत है। कह रहे ना कि डिप्लोमेसी द बेस्ट एग्जांपल इज वर्ल्ड क्लास डिप्लोमेसी, रशिया होल्ड अ बैलेंस फ्रेंडशिप विद बोथ इंडिया एंड चाइना। देखिए इंडिया और चाइना के साथ दोस्ती बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इंडिया चाइना के आपस में इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं। 1962 में देखा था इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, रशिया उस टाइम पे भी उसने क्या कहा था, अपने को न्यूट्रल रख रहा था, भैया नाम है इंडिया तुम्हारा साथ दूंगा, नाम है रशिया, नाम है चाइना तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोनों ही दोस्तों एक के साथ गया, दूसरी की दोस्ती मेरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अमेरिका भी बेचारा बैलेंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब हमारी और चाइना की वॉर हुआ था तो हमको सपोर्ट किया था, चाइना से उसको शुरू से नहीं बनती, क्योंकि चाइना थोड़ा मनमानी ज्यादा करता है, ज्यादा डिक्टेटरशिप है। तो ये एक डिप्लोमेसी का ही एक तरीका है, डिप्लोमेसी ही कहेंगे कि इतने दो देशों के साथ उसने अच्छे रिलेशन बना रखा है। डिस्पाइट बिंग लेबर आर अगेंस्ट ईच अदर, ये नेबर है और दूसरे के अगेंस्ट है। बहुत मुश्किल होता है ना कि दो दुश्मन है उनके साथ हम दोनों के साथ दोस्ती बना के रखें, भैया पॉलिटिक्स है, बना के रखना ही पड़ेगा। ये जो ही डिप्लोमेसी जो व्लादिमीर पुतिन की है ये उनको वर्ल्ड क्लास नेता बनाती है। दूसरे का रशिया की प्रेसिडेंट है, ये जो है व्लादिमीर पुतिन की वर्ल्ड इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट। आपको पता है विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रेसिडेंट में व्लादिमीर पुतिन का नाम आता है। पता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते थे तब से हम क्या देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को देख रहे हैं, आज भी वही है। और ये जो है आपको पता है कि हर देश की अपनी इंटेलिजेंस होती है, जैसे हमारा रॉ है और इजराइल का मुसाद है, तो वो जो व्लादिमीर पुतिन है वो आपका क्या है कि रशिया की केजीबी है, वहां पर भी वो काम कर चुके। देखा होगा उनका चलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो हमारे यहाँ पे क्या जो नेता बनते हैं, भैया उनको एक गिर गए तो उठने में ही 4 दिन लग जाएंगे, है या ना। लेकिन ये जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो इतना ज्यादा, आपको देखा कभी टाइगर के साथ आपको दिखेंगे फोटो खिंचवाते हुए, कभी मतलब ऐसे वर्कआउट वगैरह करते, इस उम्र में भी इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर मान लो कल को कोई उन पर अटैक करेगा और उनको जो बॉडी गार्ड्स वगैरह अगर मान ले उनके पास नहीं हुए तो अपना डिफेंस कर सकते हैं, इतने ज्यादा मतलब वो कैपेबल होते हैं। केजीबी में काम कर चुके हैं, जो इंटेलिजेंस होते हैं वहां पे काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे व्लादिमीर की जो पर्सनालिटी है, जो उनका एक डिप्लोमेसी है, उनका जो आपको पता है, अगर बात करें नेटवर्किंग की, हाइकिंग की, रशिया की बहुत स्ट्रांग है हाइकिंग के मामले में। कहते हैं कि अमेरिका में जो इलेक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा इसको इंटरेस्ट होता है तो वो हाइक कर लेता है। तो ये सब चीजें जो है रशिया की काफी ज्यादा स्ट्रांग देश उनको बनाता है। तो यहाँ पे चारों देशों की हमने बात कर ली है। साउथ कोरिया, जापान भी नया ऐड हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप लोग टॉपिक तो पढ़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताओगे। ऑफकोर्स बताएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक को आप अच्छे समझिए। देखिए टॉपिक को समझ लिया आपने, नोट्स अच्छे से लर्न कर लिए, फिर तो चाहे उसमें से 50 क्वेश्चन बना दो। अब तो एमसीक्यू करने के बाद तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि भैया टॉपिक क्लियर है तो उसमें से जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछो, जहां से भी क्वेश्चन पूछो, आप लोग हम उसके लिए तैयार हो। तो जैसे क्वेश्चन आपको टर्म 1 में मिले थे, क्वेश्चन अभी भी आपको मिलेंगे, बट अभी फिलहाल जो है आप लोग टॉपिक को पढ़िए, समझिए, नई चीज है, एंजॉय कीजिए। फिर किसी में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके पूछिए। लाइव क्लासेस भी मिलेगी आप लोगों को, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सब मिलेगा, बट पहले चीज है चीजों को समझना, टॉपिक को क्लियर करना, वो सम करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कहीं पे कोई भी अगर आप लोगों को डिफिकल्टीज हो, कुछ भी समझ नहीं आए, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं हर बच्चे का कमेंट पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है, जापान और साउथ जो भी हमारा कोरिया है
उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लॉन्ग शॉर्ट, सभी के हम लोग डिस्कस करेंगे। यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।